हल्द्वानी में नैनीताल बैंक ने अपनी बैंकिंग ऑन व्हील्स वाहन की शुरुआत की है। हल्द्वानी के मेयर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला ने बैंकिंग गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि बैंकिंग ऑन व्हील्स पहल बैंक रहित स्थानों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पायलट परियोजना का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को बैंकिंग की आधारभूत सुविधाएं जैसे बचत खाता, चालू खाता व ऋण संबंधित सुविधाएं पहुंचाना है। जो बैंकिंग है ना वो समाज के हर वर्ग के लोगों को पहुँचे। और जो बैंकिंग सुविधाएं हैं, बैंकिंग सुविधाएं दो तरीके से होती हैं। पहली बात तो उनकी बचत खाते की सुविधाएं और दूसरी ऋण संबंधी सुविधाएं। वो ऋण संबंधी सुविधाएं हम उनके द्वार तक लेके जाएं, उनकी आवश्यकताओं को समझें और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार बैंकिंग को सरल और सुगम तरीके से उनके हम डोर घर तक पहुँचाएँ। यही इसका उद्देश्य है। नैनीताल बैंक द्वारा आज पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बैंकिंग ऑन द व्हील्स, यानी कि समाज के हर वर्ग के हर श्रेणी में घर घर तक जाकर बैंकिंग करना बैंकिंग ऑन द व्हील्स कहलाता है। और ये बहुत ही नवाचारी कदम है, इनोवेटिव आइडिया है। इससे नैनीताल बैंक घर घर तक पहुंचेगा और लोगों को सुगमता होगी अपने खाते खुलवाने में, अन्य बैंकिंग फैसिलिटीज़ को अवेल करने में उनको काफ़ी सुविधाएं होंगी। मैं नैनीताल बैंक के सभी अधिकारियों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनके इस नवाचारी कदम से उन्होंने बैंकिंग सेवा में एक नया आयाम स्थापित किया है। 13 फरवरी को कांग्रेस भवन में एनएसयूआई के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में आपस में जमकर मारपीट हुई थी, जिसके बाद संगठन के केंद्रीय नेतृत्व ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एनएसयूआई के 4 पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। वहीं छात्र नेताओं ने मीडिया के समक्ष आकर अपने निष्कासन का विरोध जताते हुए अपना पक्ष रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि संगठन के केंद्रीय नेतृत्व ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए हमें 6 साल के लिए निलंबित कर दिया, जबकि दूसरे पक्ष पर कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, जिसका बहुत घोर विरोध करते हैं। वही हमारा कहना है कि एक पक्ष के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, जबकि आप सीधे सीधे वीडियो में देखिए कि दूसरा पक्ष गेट से बाहर आता है और हमसे हाथापाई और गाली गलौज करता है। ये साफ दिख रहा है वीडियो में। मैं वही कह रहा हूँ कि किस दबाव में आपने एक पक्ष के लिए ये निर्णय लिया, दूसरे पक्ष के लिए क्या निर्णय क्यों नहीं लिया गया। हम यही पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों कि एक पक्ष को आप गलत ठहरा रहे हो और दूसरे को नहीं। और जो अंदर जो लड़ाई हुई उसमें क्या आपने कार्रवाई की, ये भी हम पूछना चाहते हैं। एनजीटी के आदेश के बाद मसूरी में उपजी पानी की समस्या का भट्टा क्यारकुली गांव और जल संस्थान मसूरी टैंकर एसोसिएशन मसूरी के प्रयासों से निदान हो गया है, जिसके बाद मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने पत्रकार वार्ता कर जल संस्थान और ग्राम सभा क्यारकुली का विशेष धन्यवाद किया और घोषित आंदोलन समाप्त कर दिया है। के लेकर के हम लोग एक पॉलिसी फ्रेम आउट कर रहे हैं कि मसूरी के अंदर कैसे टैंकर रेगुलेट होंगे। तो जो जैसे कि आपको जानकारी है कि ग्राम पंचायत क्यारकुली के अंदर हमने 2 स्रोत तथा 1 स्रोत बांसाघाट में चयनित किया है। बांसाघाट पर टैंकर फिलिंग स्टेशन हमने ऑलरेडी बना दिया है और क्यारकुली के अंदर जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं। हाँ, तो जो टैंकरों को लेकर अभी जो असमंजस की स्थिति है, तो कितना पैसा लिया जाएगा इसको लेकर के अभी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं टैंकर की कैपेसिटी के हिसाब से, जिस प्रकार से उनकी क्षमता है। जैसे कि मैं आपको अगर डिटेल में बताऊँ तो जैसे हम लोगों ने अभी कैटेगरी बनाई है 1500 से लेकर के 2500 लीटर कैपेसिटी, दूसरा 3000 से 5000 लीटर कैपेसिटी के टैंकर और तीसरी कैटेगरी है 6000 से 10000 लीटर कैपेसिटी के टैंकर। तो उनसे कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग दरें ली जाएंगी। उत्तराखंड संस्थान द्वारा और श्री राकेश रावत जी द्वारा, श्रीमती कौशल्या रावत जी द्वारा एक निर्णय लिया गया, रास्ता निकाला गया, जिसके अंतर्गत मसूरी के निकट ग्राम क्यारकुली में 2 स्रोत और बांसाघाट में 1 स्रोत को खोजकर उनका सुधार करके पानी के टैंक द्वारा एक पानी का टैंक वहाँ बनाकर और एक सप्लाई टैंक की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिससे कि मसूरी के होटलों को, रेस्टोरेंट स्वामियों को, होमस्टे स्वामियों को पानी की कमी की पूर्ति की जाएगी। और मसूरी में जो 7 MLD पानी की कमी है, देखिए मसूरी में 14 MLD पानी की आवश्यकता रहती है, जबकि जल संस्थान के पास सिर्फ 7 MLD पानी है। तो इस पानी की पूर्ति को जल्द से जल्द इन स्रोतों के द्वारा क्यारकुली और बांसाघाट से पूरा किया जाएगा, जिसका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। निवारण निकल गया है क्या? देखिए, व्यापार मंडल की मांग, होटल एसोसिएशन की मांग और मसूरी में जिस तरह का एक माहौल क्रिएट हो गया था कि पानी की कमी
हो गई है और जिस तरह से टैंकर के पहिए थम गए थे, कई लोग बेरोजगार हो गए थे, उसी को विषय को लेकर जल संस्थान और क्यारकुली पंचायत ने बैठक की और जो हमारे स्रोत हैं उसको रेगुलाइट करके पंचायत ने 2 अक्टूबर को प्रस्ताव पारित किया था कि हम पंचायत से टैंकर फिलिंग स्टेशन के माध्यम से मसूरी को पानी देंगे जिसके जो चार्जेस रखे जाएंगे। वो प्रस्ताव हमने बना के शासन को भेज दिया है और साथ में एक फिलिंग स्टेशन हमने जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2 साल पहले बनाया था, जो आप वहाँ जाके उसका दौरा भी कर सकते हैं कि ग्रेविटी के माध्यम से उससे टैंकर भरे जाएंगे। और उसी तरह के 2 फिलिंग स्टेशन हम और बनाने जा रहे हैं, जो एक पंपिंग से चलेगा, मोटर से पंप करके उससे पानी दिया जाएगा, दूसरा भी ग्रेविटी से चलेगा। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि पर डे लगभग 150 से 200 टैंकर मसूरी में लगातार चलते रहेंगे, पानी की कोई कमी नहीं आएगी। पौड़ी में अनियमित पेयजल आपूर्ति स्थानीय जनता की तकलीफ बढ़ा रही है, जिससे स्थानीय लोगों में अब जल संस्थान के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। जल संस्थान का घेराव करने पहुंची स्थानीय जनता ने बताया कि सर्द मौसम में पेयजल आपूर्ति के हाल है तो आने वाले गर्मियों में जनता की प्यास कैसे बुझ पाएगी। वहीं जल संस्थान के सहायक अभियंता ने दावा किया है कि लीकेज की समस्या को जल्द दूर करवा लिया जाएगा, जबकि गर्मी से निपटने के लिए पानी के टैंकर भेजकर पेयजल आपूर्ति करवाई जाएगी। सर, इसमें हमारी 1.5 MLD 2 MLD श्रीनगर से वाटर सप्लाई पौड़ी के लिए होती है। ये बहुत काफ़ी पुरानी लाइन है, ये बार बार फटती रहती है जगह और जिससे हमारी वाटर सप्लाई डिस्टर्ब होती है। बीच बीच में क्या होता है, हैंडल से ये इनका शटडाउन रहता है, कभी लाइट रहती है कभी नहीं रहती है, उस वजह से हमारी डिस्टर्ब होता रहता है इस पानी की। फिलहाल हमारे जो ये गर्मी को देखते हुए हमारे टैंकर वगैरह जो भी हैं जिनसे हम सप्लाई की जाए और जहाँ हमारी लीकेज हो रही है लाइनें तुरंत हम उसको ठीक कर दिया जाता है, लेकिन जहाँ अगर दिक्कत आ रही हो हम उसको समस्या का निदान तुरंत करते हैं। विंटर सीजन चल रहा है, अभी से पानी की समस्या हो गई पौड़ी में और हम 2 साल से लगातार जल संस्थान से संपर्क कर रहे हैं। जब हम यहाँ आते तो कहते साहब टेक्निकल फॉल्ट है कि बिजली नहीं है, इसलिए हम जो है पानी की सप्लाई नहीं कर पाते। तो हमने उनको कहा, हम 2 साल से यही लगे हैं कि भाई आपको एक वैकल्पिक व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। जैसे हम लोगों के घर में अगर लाइट जाती है तो हम मोमबत्ती की व्यवस्था रखते हैं, तो हम 2 साल से लगे हैं, तो 2 साल से जल संस्थान ने उसमें कोई स्टेप नहीं उठाया। और अभी से जब पानी की ये कमी है तो गर्मियों में क्या हाल होंगे पानी के, ये आप सोच सकते हैं। कुमाऊं में पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर की टांडा रेंज के वन क्षेत्राधिकारी रूप नारायण गौतम टांडा रेंज स्थित संजय वन को नया स्वरूप देने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको लेकर संजय वन का सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हो गया है। प्रथम चरण में संजय वन में बनी 12 राशियों की नक्षत्र वाटिका को संवारने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा संजय वन में बच्चों के मनोरंजन के लिए चिल्ड्रन पार्क, पुराने भवनों की मरम्मत कार्य व दूर दराज से आने वाले पर्यटकों के बैठने के लिए सीटों का निर्माण का काम शुरू होने जा रहा है। के लिए हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में माननीय रक्षा राज्य मंत्री भट्ट साहब आए थे, उनके द्वारा जिला योजना से 20 लाख रुपए स्वीकृत कराए गए हैं। उसी प्रत्याशा में हम लोगों ने काम शुरू करा दिया है और अभी आपने देखा होगा नवग्रह वाटिका जो है इसका जीर्णोद्धार हो चुका है और इसमें चिल्ड्रन पार्क और इन पार्कों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिससे पर्यटन का बढ़ावा मिले और आने वाले पर्यटकों को यहाँ अच्छा लगे और उनकी सुविधा के लिए और क्या बेहतर से कर सकते हैं, इस पर हम प्रयास कर रहे हैं। बुधवार को पुलिस उपाधीक्षक प्रमोद शाह ने जोशीमठ कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया, जिसमें कोतवाली हथियारों, मेस और कार्यालय के साथ साथ पुलिस बैरक का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक ने अप्रैल माह से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा के लिए पुलिस बल को सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं महिला उप निरीक्षक सुधा रावत के नेतृत्व में जवानों द्वारा चमोली पुलिस उपाधीक्षक को सलामी दी गई। जोशीमठ का अर्धवार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा प्रस्तावित था, जिसमें आज थाना जोशीमठ का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है। विगत माह भूधसाव की आपदा के कारण यहाँ की व्यवस्थाएं सामान्य नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे अब चीज़ें सामान्य हैं। तो आने वाले समय में यात्रा की तैयारियां करनी है, पुलिस बल को परंपरागत रूप से तैयारी की अवस्था में रहना है। इन सब बातों को देखने के लिए आज यहाँ निरीक्षण का थाना जोशीमठ का निरीक्षण किया गया। कांवड़ मेले के दृष्टिगत धर्मनगरी हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। मुख्य चिकित्साधिकारी मनीष दत्त ने जानकारी देते हुए बताया कि शारदीय कांवड़ मेले में व्यवस्थाएं पहले से दुरुस्त की गई हैं। इस बार भीड़ का दबाव देखते हुए 5 जगहों पर एम्बुलेंस की व्यवस्था डॉक्टरों सहित की गई है। साथ ही सभी बीएससी सीएससी हॉस्पिटल्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है।
साल से नई यात्रा उतनी हो पाई थी, इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ भी है। उसे देखते हुए हमने इस बार अपनी जो टीम्स लगाई हैं वो भी बढ़ाई हैं पिछले वर्षों के मुकाबले। जैसे हमारी केवल 2 जगह लगती थी पहले इस वाले शिवरात्रि में, लेकिन अब हमने 5 जगह एम्बुलेंस विद डॉक्टर्स करा है और सबको ये जो भी पूरी एहतियात किया जा सकता है ले सकते हैं वो सब उनको बताया भी जा रहा है। सारी दवाइयाँ हैं, सारे हॉस्पिटल्स को हमने अपने इंस्ट्रक्ट कर दिया है, जितने भी हमारे बड़े हॉस्पिटल भी हैं और PSC CSC जो जिस रूट की हैं सबको इंस्ट्रक्शन लेटर इशू हो चुके हैं कि अपनी तैयारी पूरी रखें, सारे सुसज्जित रखें अपनी इमरजेंसी और बेड आरक्षित जरूर रखें कि इन केस कोई घटना ऐसी होती है, भगवान न करे कुछ हो, लेकिन इन केस होती है तो उसके लिए सब पूर्ण रूप से तैयार हैं। 108 को अलग से बोल दिया गया है अलर्ट रहने के लिए। एम्स ऋषिकेश की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह ने अब ड्रोन के माध्यम से दवा मिशन की शुरुआत करते हुए उत्तराखंड के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में TB से ग्रसित मरीज को दवा भेजने का संकल्प धरातल पर उतारने का काम किया है। बुधवार को ऋषिकेश एम्स के हेलीपैड पर ड्रोन सेवा का आसपास के क्षेत्र में परीक्षण किया गया, जो सफल रहा। इस सफलता के बाद एम्स ऋषिकेश गुरुवार यानी आज पहली बार टिहरी जनपद में ड्रोन के जरिए TB के मरीजों के लिए दवा भेजेगा। वापसी में ड्रोन मरीजों के सैंपल लेकर एम्स में जांच के लिए जाएगा।